हम लोग छठा कंसंट्रेशन टर्म्स मोललिटी पढ़ेंगे। तो मोललिटी जैसे हिंदी में मोललता के, एक केजी घोलक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। या आप कह लीजिए कि 1000 ग्राम घोलक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। हम लोग लिखेंगे 1 केजी घोलक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। या आप कह लीजिए कि 1000 ग्राम घोलक में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है। लिखेंगे इसे m के द्वारा सूचित किया। एक बात और आता है कि क्या यह ताप पर निर्भर करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वॉल्यूम टर्म्स या आयतन टर्म्स नहीं है, इसीलिए यह ताप पर निर्भर नहीं करता। हम लोग लिखेंगे यह ताप पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद जब हम मोललता का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मोललता यानी कि मोललिटी बराबर घुल का मोल बटे घोलक का भार केजी में। घुल के मोल को आप लिख सकते हैं घुल का भार ग्राम में बटे घुल का अनुभाग, और ये हो जाएगा गुना घोलक का भार केजी। परंतु अधिकांश क्वेश्चन में घोलक का भार ग्राम में दिया रहता है, इसीलिए आप ग्राम को केजी में परिवर्तन कर लेंगे और लिखेंगे हमारा घुल का भार ग्राम में बटे घुल का अनुभार गुना घोलक का भार ग्राम। परंतु आपको ग्राम को केजी में बदलना है, इसलिए यहाँ आप 1000 से भागा देंगे और ये भागा आपका ऊपर गुना में चल जाएगा, जिससे हमारा हो जाएगा घुल का भार ग्राम में गुना 1000 बटे घुल का अनुभार गुना घोलक का भार ग्राम। ये हो गया आपका मोललिटी। आप इसी मोललिटी को शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं कि मोललिटी स्मॉल m बराबर घुल का भार को आप W1 लिख सकते हैं गुना 1000 बटे MW गुना W2।
ये आप आसानी से शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, जहां आप लिख सकते हैं W1 घुल का भार ग्राम में, W2 घोलक का भार ग्राम में, MW घोल का अनुभार और स्मॉल m मोलता। यदि एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिया जाए कि 20% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन का मोलालिटी यानी कि मोललता क्या हो, देखिए आप यहां आपको दिया गया है कि 20% वेट बाय वेट CaCO3, इसका अर्थ हुआ 20% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि 20 ग्राम CaCO3 उपस्थित है 100 ग्राम CaCO3 के सॉल्यूशन में। तो यहां घुल का भार यानी कि आपका W1 हो गया 20 ग्राम और यहां हमको बिलियन का भार दिया गया है 100 ग्राम। बिलियन का भार दिया गया है 100 ग्राम, परंतु हमें मोललता ज्ञात करने के लिए आवश्यकता होती है घोलक के भार की, इसीलिए हम लोग ये बिलियन के भार से निकाल लेंगे घोलक का भार। तो आप जानते हैं कि घोलक का भार ज्ञात करने के लिए हम लोग बिलियन का भार में से घुल के भार को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घोलक का भार। यहां आप देख रहे हैं कि बिलियन का भार 100 ग्राम दिया गया है और घुल का भार 20 ग्राम, तो इस तरह से घोलक का भार 80 ग्राम हो गया। अब आप आसानी से मोललता निकाल सकते हैं कि मोललता का फॉर्मूला हमारा घुल का भार यानी कि W1 गुना 1000 बटे MW गुना W2। आप देख लीजिए घुल का भार W1 दिया गया आपको 20 ग्राम गुना 1000। आप CaCO3 का अनुभार ज्ञात करना है, तो आप देख सकते हैं CaCO3 का अनुभार, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3 48। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 100 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आप अनुभार की जगह पर लिखेंगे 100 गुना W2 दिया गया है 80 ग्राम। आप इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 20 चौक का 80, ये 2.5 स्मॉल है। अगला हमारा सवाल है 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम, इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। बेंजीन में बिलियन के मोललता की गणना कीजिए। अब यहां आप देख रहे हैं कि हमारा दिया गया है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया। तो यहां आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि हमारा W1 दिया गया है 2.5 ग्राम
और घोलक का भार दिया गया है W2 दिया गया है 75 ग्राम। आपको इसमें आवश्यकता होगी वो घुल के अनुभार की। तो घुल हमारा है यहाँ इथेनोइक एसिड, घुल हमारा है इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH। इसका आपको निकालना है अनुभार। तो CH3COOH का अनुभार यदि आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो यहाँ 2 कार्बन है, लिख सकते हैं आप 24 प्लस हाइड्रोजन 4 है, आप लिखेंगे 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है 32। तो आप लिख सकते हैं 24 4 28 32, 28 प्लस 32, ये हमारा हो गया 60 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए आप आराम से मोललता निकाल सकते हैं, जिसको आप लिखेंगे W1 गुना 1000 बटे MW गुना W2। अब हम इस मोललता के फॉर्मूला में सभी वैल्यू रखेंगे। तो आप देखते हैं कि W1 हो गया आपका 2.5 गुना 1000 बटे MW के स्थान पर आप लिखेंगे 60 और W2 के स्थान पर लिखेंगे आप 75। कर दीजिए आप इसको, 25 दिया 75 और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 5 10 2 6 आपका हो गया 5 बटे 9। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.556, 0.556, 0.556 स्मॉल m कहिए या आप मोल पर केजी कहिए, आप इसी को लिख सकते हैं मोल पर केजी। हम लोग अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मलिटी को आप हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो नॉर्मलिटी आपका होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल के ग्राम तुल्यांक भार को नॉर्मलिटी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल के ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, घुल के ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी को कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लिखेंगे नॉर्मलिटी को N के द्वारा सूचित किया जाता है। और एक सवाल और कि आपको पूछ सकता है कि क्या यह ताप पर निर्भर करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिलियन का आयतन है, इसीलिए जब बिलियन का आयतन है इसका अर्थ है कि यह हमारा ताप पर निर्भर करेगा। तो आप लिखेंगे कि यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए आप नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। नॉर्मलिटी के बराबर आप लिख सकते हैं घुल का ग्राम तुल्यांक भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। हम लिखेंगे आप बिलियन का आयतन लीटर में। आप घुल के ग्राम तुल्यांक भार को लिख सकते हैं कि घुल का भार बटे घुल का तुल्यांक भार। तो हम लोग लिखेंगे घुल के ग्राम तुल्यांक भार के स्थान पर घुल का भार बटे घुल का तुल्यांक भार
और ये हमारा नीचे हो जाएगा गुना बिलियन का आयतन लीटर में। अब यदि आपको दिया रहे कि बिलियन का आयतन लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया रहे, तो आप जानते हैं कि यहाँ मिलीलीटर को आप चेंज कर लेंगे लीटर में। इसमें आपको 1000 से भागा देना पड़ेगा, और नीचे यदि हम भागा में मिलीलीटर बाय 1000 लिखे तो यह ऊपर चला जाएगा, जो हमारा गुणांक होगा। तो नॉर्मलिटी जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा घुल का भार गुना 1000 बट्टे घुल का तुल्यांक भार, घुल का तुल्यांक भार, जिसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। घुल का तुल्यांक भार, जिसे इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, गुना बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो आपका नया फॉर्मूला हो गया नॉर्मलिटी का घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का तुल्यांक भार गुना बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब आप तुल्यांक भार को लिख सकते हैं। एक हमारा तुल्यांक भार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तुल्यांक भार निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जो कि आप अलग एक इक्विवेलेंट चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तुल्यांक भार के लिए। मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अनुभार बट्टे लिखते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर में आप लिख सकते हैं वैलेंसी, किसी का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद यदि आपका एसिड है तो एसिड के लिए लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, या आप लिख सकते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। फॉर्मूला को आप शॉर्ट, इस फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख सकते हैं नॉर्मलिटी n बराबर घुल का भार को लिख सकते हैं आप W1 गुना 1000 बटे आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि आपको एग्जांपल दिया गया कि 58.5 ग्राम NaCl घुला है 2000 ml बिलियन में, तो उस बिलियन की नॉर्मलता यानी कि उस बिलियन की नॉर्मलिटी क्या हो। तो देखिए यहां दिया गया है कि घुल का भार यानी कि W1 जो है आपको 58.5 ग्राम, और आप जानते हैं कि घुल जो हमारा NaCl है, तो NaCl का अनुभार निकालेंगे। NaCl का अनुभार ये हो जाएगा हमारा 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा आपका 58.5 ग्राम पर मोल। और यहां दिया गया है बिलियन का आयतन 2000 ml, तो हम लोग लिखेंगे बिलियन का आयतन 2000 ml। अब आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए आवश्यकता होगी इक्विवेलेंट वेट की, और आपको बताए कि इक्विवेलेंट वेट बराबर आप लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो NaCl का एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है, तो इसीलिए इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 बाय 1।
आप लिखेंगे 58.5। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप लिखेंगे घुल का भार 58.5 गुना 1000 बटे, यहाँ आपको घुल का अनुभार कहिए आप बटे n फैक्टर कहिए, या इक्विवेलेंट वेट के स्थान पर आप लिखेंगे 58.5 बाय 2000 1/2 0.5 n। अब हम लोग इसमें मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन देखेंगे। तो हम लोग अगला जो जानेंगे वो जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो आप जानते हैं कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है हमारा W1 यानी कि घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का अनुभार गुना V सॉल्यूशन इन ml। वहीं आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखें, घुल का भार गुना 1000 बटे घुल का अनुभार गुना V सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और इसके बट्टे में देखिए आप n फैक्टर, और ये n फैक्टर को आप ऊपर लिखेंगे। तो हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला W1 गुना 1000 गुना n बाय mw गुना V सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो आप नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में देख रहे हैं W1 गुना 1000 बटे mw गुना V सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। आप इसको देखिए और मोलारिटी को देखिए, दोनों हमारा सेम है, इसीलिए इस सभी के स्थान पर आप लिख सकते हैं मोलारिटी। तो जो हमारा नॉर्मलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा मोलारिटी गुना n फैक्टर, या कहिए मोलारिटी गुना n, या आप इसको ऐसे शॉर्ट लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर m कैपिटल M गुना स्मॉल n। अभी जो हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी देखें, उस पर यदि एक सवाल दिया जाए तो देखिए कि दिया गया है कि एक CaCO3 बिलियन की मोलरता 10 m है, तो उस बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आप यहां देख रहे हैं कि आपको दिया गया है कि मोलरता और आपको ज्ञात करना है नॉर्मलता। तो अभी आप तुरंत देखें कि नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं मोलारिटी गुना n। तो आप देखें कि यहां हमारा बिलियन है CaCO3, तो n फैक्टर को हम लोग वैलेंसी भी कह सकते हैं, या कहिए कि वैलेंसी भी हमारा n फैक्टर होता है। तो CaCO3 का n फैक्टर 2। तो यहां आप लिखेंगे मोलारिटी आपको दिया गया है 10 m, तो 10 गुना 2 आपका 20 n नॉर्मलिटी होगा। तो इस तरह से हम लोग आसान हो गया कि जब मोलारिटी दिया गया है तो नॉर्मलिटी निकालना, यदि हमारे पास ये रिलेशनशिप है। तो यदि हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता तो हम लोग मोलारिटी की मदद से पहले CaCO3 का वेट निकाल लेते और पुनः उसको नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में रखकर फिर से हम इसको सॉल्व करते। इसीलिए ये हमारा बहुत ही आसान हो गया कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप लिखेंगे मोलारिटी गुना n फैक्टर। तो फॉर्मेलिटी होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल के फार्मूला वेट को फॉर्मेलिटी कहते हैं।
तो हम लोग लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल के फार्मूला वेट को फॉर्मालिटी कहते हैं। और फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। हम लोग लिखेंगे इसे एफ के द्वारा सूचित किया जाता है तथा यह ताप पर निर्भर करता है। तो हम लोग लिखेंगे यह ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद फॉर्मेलिटी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा W गुना 1000 बटे MW गुना V सॉल्यूशन इन ml। तो आप इसको लिख सकते हैं जहां आपका देखिए कि वेयर W जो है आपका वो है घुल का भार, और MW है आपका घुल का अनुभार, और V सॉल्यूशन इन ml वो है हमारा बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन ml। हमारा 8वां कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ है, जिसे हम लोग हिंदी में शक्ति कहते हैं। हम 8वां कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ को देखते हैं। स्ट्रेंथ जिसको हिंदी में आप शक्ति भी कहते हैं। तो ये हमारा शक्ति होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल का भार ग्राम में स्ट्रेंथ कहलाता है। क्या आप कहिए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल का द्रव्यमान ग्राम में स्ट्रेंथ कहलाता है। तो हम लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित घुल का द्रव्यमान ग्राम में स्ट्रेंथ कहलाता है। अब स्ट्रेंथ को S से सूचित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए क्या यह ताप पर निर्भर करता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ फिर से हमारा वॉल्यूम टर्म्स आया। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ भी हमारा ताप पर निर्भर करता है। तो हम लिखेंगे यह ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए कि स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा घुल का भार ग्राम में, और भागा देंगे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। अब यदि आपको मिलीलीटर में दिया गया हो तो उसको आप लीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 से भागा देना होगा। इसलिए हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा, जब आपका दिया है बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, तो हो जाएगा हमारा घुल का भार ग्राम में गुना 1000 बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। स्ट्रेंथ यदि दिया गया हो और आपको मोलारिटी या नॉर्मलिटी निकालना हो, तो आप जानते हैं कि हमारा जो मोलारिटी है वो होता है W1 गुना 1000 बटे MW गुना V सॉल्यूशन इन मिलीलीटर।
यहाँ आप स्ट्रेंथ के फॉर्मूला में भी देख रहे हैं कि घुल का भार गुना 1000 बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो ये सारा का सारा जो हमारा है वो स्ट्रेंथ के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि इन सभी के स्थान पर लिख सकते हैं स्ट्रेंथ को। तो आप लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जहां आपका MW जो है MW वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। और इसी तरह से आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी यदि निकालना हो तो आप लिखेंगे स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट। अगला कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्टकट में पीपीएम भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को आप पीपीएम कह लीजिए। पीपीएम होता हमारा कि 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित घुल की मात्रा ग्राम में को आप पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 10⁻6 ग्राम बिलियन, या आप इसी को लिख सकते हैं कि 1 मिलियन ग्राम बिलियन में, या 1 मिलियन ग्राम बिलियन में उपस्थित घुल की मात्रा ग्राम में को पार्ट्स पर मिलियन के। तो पार्ट्स पर मिलियन हुआ हमारा कि 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन बराबर 10⁻6 ग्राम बिलियन में उपस्थित घुल की मात्रा ग्राम। तो आप पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला लिख सकते हैं पीपीएम का, घुल का भार गुना 10⁻6, अब बटे में लिखेंगे बिलियन का भार, और दोनों हमारा ग्राम में। और 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख, या कह लीजिए 10⁻6। अगला कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में मोल प्रभाज या मोल अंश के। क्या मोल अंश जो है एक अनुपात है कि किसी बिलियन में एक कंपोनेंट का मोल तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी कंपोनेंट के मोल का अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। तो आप लिखेंगे किसी बिलियन में उपस्थित एक कंपोनेंट का मोल तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी कंपोनेंट के मोलों की संख्या के
अनुपात को मोल अंश के मोल अंश को कैपिटल एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। लिखेंगे इसे एक्स के द्वारा सूचित किया। आप इसे एक और चीज लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ सभी कंपोनेंट कहने का अर्थ हुआ कि बिलियन, और एक कंपोनेंट कहने का मतलब या तो घुल या तो घोलक। तो हम लोग इसी को कह सकते हैं, या में है कि एक मोल बिलियन में उपस्थित घुलिया घोलक की मोलों की संख्या को मोल अंश के तो मोल अंश किसी कंपोनेंट का ज्ञात किया जा सकता है, वो आपका घोलिका भी हो सकता है या घोलक का भी। तो हम लोग दोनों का मोल अंश निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि घुल का मोल अंश निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे घुल का मोल बटे बिलियन का मोल। आप बिलियन के मोल को लिख सकते हैं घुल का मोल प्लस घोलक का मोल। तो आप मोल फ्रैक्शन घुल के लिए लिखेंगे घुल का मोल बटे में लिखेंगे घुल का मोल प्लस घोलक का मोल, घोलक का मोल। यदि घुल के मोल को स्मॉल n के द्वारा सूचित किया जाए और घोलक के मोल को कैपिटल N के द्वारा, तो आप इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं x घुल बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और आप सभी जानते हैं कि मोल बराबर होता है हमारा फॉर्मूला भार बटे अनुभार। तो x घुल बराबर आप लिख सकते हैं घुल का भार बटे घुल का अनुभार, और इस पूरे के बटे में लिखेंगे आप घुल का भार बटे घुल का अनुभार प्लस घोलक का भार बटे घोलक का अनुभार। इसी चीज को आप शॉर्ट में यदि लिखना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट यानी कि घुल का, तो आप लिख सकते हैं W1/M1 बटे W1/M1 प्लस W2/M2। तो आप जहां जान गए W1 घुल का भार ग्राम में और M1 घुल का अनुभार और W2 घोलक का भार ग्राम में और M2 घोलक का अनुभार। यदि आपको घोलक का मोल अंश निकालना है, आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट या घोलक कहिए, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे घोलक का मोल बटे में बिलियन का मोल, और आप बिलियन के मोल को लिख सकते हैं घुल का मोल और प्लस घोलक का मोल।
तो हम लोग लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा घोलक का मोल, अब बट्टे में हो जाएगा घोल का मोल प्लस घोलक का। और आप अभी तुरंत देखें कि जो घोल का मोल है उसको स्मॉल एन से इंडिकेट किए और घोलक के मोल को कैपिटल एन से। तो आप लिख सकते हैं एन कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और आप मोल फ्रैक्शन घोलक का लिख सकते हैं घोलक का भार बटे घोलक का अनुभार। इस पूरे के बटे में घोल का भार प्लस घोल का अनुभार प्लस घोलक का भार प्लस बटे घोलक का अनुभार। इसी को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं W2 बाय M2 बटे में W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। जहां आपका W1 घोल का भार ग्राम में, M1 घोल का अनुभार, W2 घोलक का भार ग्राम में, M2 घोलक का अनुभार। यदि घोल के मोल अंश तथा घोलक के मोल अंश को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए कि अभी आप जाने घोल का मोल अंश बराबर घोल का मोल बटे घोल का मोल प्लस घोलक का मोल, और घोलक के मोल अंश बराबर जाने घोलक का मोल बटे घोल का मोल प्लस घोलक का मोल। इसको जोड़ेंगे आपका तो हो जाएगा n स्मॉल n बाय प्लस कैपिटल N बटे में हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप इसको काटेंगे 1। इसका अर्थ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि घोल का मोल अंश प्लस घोलक का मोल अंश, इसका योग होगा 1 के बराबर। तो आपको यहां से पता चल गया कि घोल का मोल अंश प्लस घोलक का मोल अंश बराबर 1 होता है। तो आप इस दोनों में से यदि किसी कंपोनेंट का मोल अंश ज्ञात हो गया हो तो आप एक कंपोनेंट का आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्ञात हो और सॉल्यूट का निकालना है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यदि आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ज्ञात हो और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना हो तो आप लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से जब किसी एक कंपोनेंट का मोल अंश दिया हो और दूसरे कंपोनेंट का ज्ञात करना हो तो आप 1 में से उस कंपोनेंट का मोल अंश घटा देंगे।